हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। ठीक है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। पहले हम लोग वोकैबलरी करेंगे एंड देन वी विल रीड आवर आर्टिकल एज यूजुअल। वोकैबलरी में पहला शब्द है हमारा बैंग। बैंग बैंग मीन्स टू हिट समवन, मतलब हिट समथिंग। मान लेते हैं किसी को मारना क्यों है हमें। टू हिट समथिंग हार्ड एंड लाउडली। ओके। एक तो मेरे दिमाग में यहीं से क्वेश्चन जनरेट हो गया पहले ही कि यहाँ पे हार्ड आया है और यहाँ पे लाउडली आया है। तो ये क्यों है, यहाँ पे हम हार्डली क्यों नहीं लगा सकते हैं। एक तो मेरा यही क्वेश्चन जनरेट हो गया। चलो अभी करते हैं ये बात, वापस हम अपने मीनिंग पे आ जाते हैं। पहले हम ये जान ले कि इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ। मतलब बैंग का मीनिंग हुआ हिट करना, है ना, किसी चीज को मारना, हिट करना, उसको मारना। अच्छा, टू हिट लिखा हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गई है यहाँ पे। अब इसके सेंटेंस देखते हैं हम। ही बैंग्ड ऑन द डोर फॉर हेल्प। दूसरा सेंटेंस देखें, ही बैंग्ड द विंडो इन एंगर। अब जब मैं ये सेंटेंस बना रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि हमें कंफ्यूजन ये होना भी चाहिए। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पहले सेंटेंस के अंदर में मैंने बैंग्ड ऑन द डोर लगाया है, ऑन लगाया है, और दूसरे में वो ऑन आपको नहीं दिख रहा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, इनमें डिफरेंस क्या हुआ, ऑन कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कब हम इसके साथ में ऑन लगा रहे हैं और कब हम उसको स्किप कर रहे हैं। सी, बैंक का मतलब क्या होगा, किसी चीज को हिट करना, किसी चीज को मारना। बट जैसे अब हम एक ऐसे सोचो, इसको पीटना लिख लो। जैसे आप दरवाजा पीट रहे हो ना, कंटिन्यूअसली आप वो चीज मारे जा रहे हो, अपने हाथ क्या किसी चीज को आप नॉक किए जा रहे हो, बार बार रिपीटेडली आप उस चीज को मारे जा रहे हो। सो बैंग ऑन का मतलब होता है व्हेन यू वांट समवन टू नोटिस यू, मतलब आप उस चीज को पीटे जा रहे हो, उसको मारे जा रहे हो। तब इसीलिए ना, ताकि कोई आपको सुन ले, आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। जैसे आप दरवाजे पे पीटे जा रहे हो, उसको बैंग ऑन मीन्स आप उसे हिट किए जा रहे हो रिपीटेडली। तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, जब आप चाहते हैं कि कोई आपको ध्यान दे, मतलब जब आप वो काम रिपीटेडली कर रहे हो, है ना, बार बार मार रहे हो। बैंग सिर्फ अकेले का मतलब है जैसे आपने ऐसे करके टेबल पे अपना हाथ पटक दिया। तो जब हम पटक देना बोलते हैं ना, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जब हम सिर्फ एक बार की बात करें, सिंगल, हमने एक बार ऐसे पटक दिया, तो हम वहां में ऑन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। सिंगल जब हम अपने इमोशन शो करने की बात करें और जहां पे हम चाह रहे हैं कि कोई हम पे ध्यान दे, हम उस चीज को रिपीटेडली कर रहे हैं, तब हम वहां पे ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पे उसने डोर को, मतलब वो क्या कर रहा था, वो बार बार उसको बजाए जा रहा था ना, ताकि कोई उसको सुन ले, उसकी आवाज, और उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। ही बैंग्ड ऑन द डोर फॉर हेल्प, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली डोर को पीटे जा रहा था ताकि कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए। अब उसने गुस्से में अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए उसने विंडो पे बहुत जोर से अपना हाथ मारा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑन कब लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे जब हम चाहते हैं कि कोई हमको नोटिस करे और हम वो काम रिपीटेडली किए जा रहे हैं, तो हम वहां पे बैंग ऑन लगाएंगे। अदरवाइज हम वहां पे ऑन नहीं लगाएंगे जब हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो डन है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो उसका कोर तक हमें समझना चाहिए, तब हमें समझ में आता है। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मेरे ब्रेन में ये हिट हुआ कि यहाँ पे हमने हार्डली क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो लाउडली लगाया है ना। हिट समथिंग और समवन, हिट लगाने की बात हुई है, हिट मतलब वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द तो एडवर्ब होते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने हार्डली क्यों नहीं लगाया, ये मैं अभी बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। हार्डली का देखो, हार्डली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब होता है, तो हमें एडवर्ब लगाना चाहिए क्योंकि हमें वर्ब को मॉडिफाई करवाना है, बात तो सही है। बट हार्डली का मीनिंग चेंज होता है। हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली का मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से। जैसे मैं उसे मुश्किल से ही जानती हूँ, आई हार्डली नो हिम, मतलब मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ, है ना। मुश्किल से जब हम किसी चीज को, जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, वहां पे इसका मीनिंग होता है। इसका हार्डली का मीनिंग किसी काम के सेंस में नहीं होता, जोर से वाले सेंस में नहीं होता है। तो फिर हम क्या याद रखेंगे, जो ये हार्ड है, हार्ड आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है।
एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब हम इसे जैसे अगर यहाँ से आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आ जाए, आपके क्वेश्चंस में आता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? आप यहाँ पे देखिए किसको बता रहा है, ये हार्ड किसके बारे में आया है? वर्ब के लिए आया है। सो वर्ब के लिए आया है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब हो गया। मैं बोल देती द क्वेश्चन वॉज वेरी हार्ड, है ना, तो क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, तो वहां पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाता। सो आप इसको रट नहीं सकते कि कहाँ एडवर्ब आएगा कहाँ एडजेक्टिव आएगा। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट आप उसको समझेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इंग्लिश को आप, ये लैंग्वेज है, रट के नहीं, अंडरस्टैंड करके हम इसको ग्रो कर सकते हैं। डन है, ये समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे हार्डली नहीं आ सकता था, ऑब्वियसली लाउडली ही आएगा, क्योंकि लाउडली आपका एडवर्ब है और एडजेक्टिव जो होता है वो लाउड होता है। डन है। सो बैंग का मीनिंग समझ में आ गया, हिट करना। जब हम कोई चीज रिपीटेडली हिट किए जा रहे हैं, रिपीटेडली, तो वहां पे बैंग ऑन लगाएंगे। और अगर हमने सिर्फ एक बार अपने हाथ को ऐसे पटका, या किसी भी चीज को हमने पटक दिया गुस्से में, है ना, किसी भी चीज में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तब हम वहां पे ऑन का यूज नहीं करेंगे। सो जब ये मैं कर रही थी तो मुझे याद आया कि इसी से रिलेटेड एक ईडियम भी होता है, तो चलिए वो भी याद कर लेते हैं। बैंग का मतलब हिट करना हो गया। तो अब जैसे आप कहते हैं ना, मैं भाई, मैं अपना ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे बात ही नहीं कर रही, मैं दीवार पे सर मार रही हूँ, मतलब तुझसे बात करने का मतलब ये हो जाता है कि दीवार पर सर मारना, मतलब, तो इसी का ईडियम हो जाता है बैंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल। तो अपना मार रहे हैं सर दीवार पे, मतलब आप दीवार पे सर मारने का मतलब क्या, दीवार टूट जाएगी, मतलब नहीं। तो आप एक्शन तो किए जा रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो एफर्ट कर रहे हो बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो वही हो जाता है दीवार पर सर मारने जैसा। तो ये ईडियम है। सो बैंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। ट्राइंग अगेन एंड अगेन बट गेटिंग नो रिजल्ट, तो आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो उसी को बोलेंगे बैंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल। जैसे एक्सप्लेनिंग दिस टू हिम इज लाइक बैंगिंग माई हेड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब ये चीज उसको समझाना ना, अ, मतलब दीवार में सर मारने के जैसा है। आई एम डन, कहते ना भाई मेरा हो गया अब। एंड दिस फील्स लाइक बैंगिंग माई हेड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब अब बहुत हो गया भाई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दीवार में सर मार रही हूँ, मतलब कोई मैं एफर्ट ही किए जा रही हूँ बट उसका कोई वो ही नहीं आ रहा है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो बेकार है भाई, आई एम डन विद यू, ऐसे बोल देते हैं ना। सो बैंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल का मतलब दीवार पर सर जैसे मारना। डन है, आगे बढ़े, एक सेकंड। ओके, चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का जो है ये सरप्राइज से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एस्टोनिशमेंट मतलब आप बहुत ज्यादा, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आपने ऐसा सोचा ही नहीं था, वो एकदम आपकी उम्मीद में ही नहीं था। या फिर कोई चीज ऐसी हो गई जो हार्ड टू बिलीव है, मतलब उसको बिलीव कर पाना वो बहुत मुश्किल जैसा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच MENT लगा हुआ है। तो MENT हमेशा मैंने बताया, जब भी किसी शब्द के लास्ट में आपको MENT मिले, यानी उसका सफिक्स अगर MENT है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसका नाउन होता है। एस्टोनिश आपका वर्ब होता है, एस्टोनिशमेंट आपका नाउन हो गया। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, मतलब एकदम बहुत ज्यादा आप आश्चर्यचकित हो गए, आपको मतलब विश्वास ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, आपने कुछ ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी लेकिन ऐसा हो गया। सो एस्टोनिशमेंट। सरप्राइज हो गया, अमेजमेंट, एकदम आश्चर्यचकित हो गए आप, शॉक, शॉक आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। वंडर मतलब आप आश्चर्यचकित हो गए, वो डिसबिलीव में हो आप, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा आपको कि भाई ये कैसे हो सकता है। सो टू माई एब्सोल्यूट एस्टोनिशमेंट द प्लान वर्कड फ्लॉलेसली। फ्लॉलेस का मतलब होता है बिना किसी कमी के। सो फ्लॉ का मतलब ही होता है कमी है उसके अंदर में, है ना, फ्लॉ का मतलब हो गया कि उसके अंदर में कोई कमी है। फ्लॉलेस का मतलब हो जाएगा बिना किसी कमी के, एकदम परफेक्ट है, स्पॉटलेस है वो चीज, और LY लगा दिया तो हमने इसको क्या बना दिया है, एडवर्ब बना दिया है। प्लान कैसे काम किया, फ्लॉलेसली, मतलब कोई गलती ही नहीं हुई, परफेक्टली वो काम, स्पॉटलेसली वो काम हुआ, एकदम परफेक्टली वो काम हुआ। मतलब टू माई एब्सोल्यूट एस्टोनिशमेंट, मतलब भाई मेरे पूरे मतलब आई एम कंप्लीटली सरप्राइज्ड, आई एम कंप्लीटली शॉक्ड कि कैसे हो गया मेरा पूरा प्लान इतने अच्छे से कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है। द अनाउंसमेंट लेफ्ट द एंटायर ऑडियंस इन कंप्लीट एस्टोनिशमेंट, मतलब वही की जो भाई जो अनाउंसमेंट हुई थी उसने सारे ऑडियंस को एकदम मतलब हक्का बक्का कर दिया, उनको आश्चर्यचकित कर दिया कि ये क्या हो गया। ठीक है, डन है, लर्न हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड करें। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉलिटरी।
सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, एकांत, अलोन, एकांत, विदाउट अदर पीपल। अच्छा ठीक है, एक आपको याद रखना है, एक होता है लोनली। लोनली में क्या होता है, ये एक जैसे आप ना अकेले हो, लेकिन आप अकेले में ना ये सैडनेस को दिखा रहा है कि आप दुखी हो, आप सैड हो। लेकिन सोलिटरी में मतलब आप दुखी नहीं हो, आप अपने अकेलेपन में आप खुश हो, आपने उसमें शांति है आपको। तो डिफरेंस आपको याद रखना है। सॉलिट्यूड का मतलब हो जाता है व्हेन यू आर हैप्पी टू बी अलोन, यू फाइंड योर सेल्फ इन अ गुड पोजिशन, तब वहां पे हम सॉलिट्यूड बोलेंगे। सो अलोन विदाउट अदर पीपल बट यू आर हैप्पी, यू आर नॉट सैड। सो आइसोलेटेड मतलब दूसरों से अलग हैं हम, आइसोलेट है, आइसोलेशन वर्ड बहुत कॉमन हो गया था आपके कोविड के टाइम पे, है ना। रिक्लोसिव, रिक्लोसिव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सेक्लूडेड और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है इस कॉन्टेक्ट, बट यहाँ पे अगर हम देखो कभी कभी एग्जाम ना बहुत दूर का सिनोनिम भी हमसे पूछ सकता है, तो उस सेंस में हम इंडिपेंडेंट समझ लेंगे, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इस सेंस में जा रहा है, हम अकेले भी हो सकता है। बट ये सारे के सारे एकदम इसके नियर सिनोनिम्स में आते हैं, आइसोलेटेड हो, आप रिक्लोसिव हो, सेक्लूडेड हो ना, सॉलिटरी मीन्स अकेला, वही हो गया। Living in a solitary environment helped him develop deep self-awareness. I completely agree with this line, right? क्योंकि देखो, या तो आप जब अकेले रह रहे हो तो या तो अपने अकेलेपन में आप अपने आप को ढूंढ लोगे, तो आपको फिर ये दुनिया पागल लगने लगेगी, मतलब दुनिया को आप पागल लगने लगोगे और आपको वो दुनिया पागल लगने लगेगी, अगर आपने उस अकेलेपन के अंदर अपने आप को ढूंढ लिया तो मुझे तो लगता है कि आई रियली लव दिस थिंग, है ना। बीइंग अलोन इज अ, I know sometime it hurts, but maximum time I love this. So living in a solitary environment helped me to develop like I know myself. I know मेरे को अपने खुद के थॉट्स पता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है। इवन मेरे से ज्यादा मुझे सामने वाले के बारे में पता चल गया है कि भाई तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो ना, ये भी मुझे पता चल गया है। तो अकेले रहने से बहुत कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि जब दिमाग अकेले में है तो इतने सारे थॉट्स उसमें जनरेट होंगे, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश, कभी कभी हम पागल हो जाते हैं, हमको नींद भी नहीं आती, पूरी पूरी रात हम जगे रह जाते हैं, बट वही तो प्रोसेस है। यस, इट हेल्प्स अस, डेफिनेटली इट हेल्प्स अस। ही चोज अ सॉलिटरी लाइफ अवे फ्रॉम chaos ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि अब बहुत हम थक गए भाई, मैं मुझे पर्सनली नहीं पसंद आती है, मेरे को तो एकदम शांति भरा जीवन चाहिए। यू कैन से कि मेरा तो ये मतलब अल्टीमेटली ड्रीम ही ऐसा है कि एकदम शांति भरी लाइफ मेरे को चाहिए, जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, गाड़ियां वाड़ियां ज्यादा चले ना, एकदम अकेलापन थोड़ा मेरे को ज्यादा ही पसंद है। सो ही चोज, और मेरे से कोई फालतू के सवाल ववाल ना करे, ही चोज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ सॉलिटरी लाइफ। उसने कैसे जीवन चुना, एकदम एकांत भरा जीवन चुना, शांति भरा जीवन चुना, अवे फ्रॉम द chaos। chaos का मतलब भैया वही कमोशन हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, है ना। मॉडर्न सोसाइटी भाई, आप जितने ज्यादा सोसाइटी में रहोगे उतने ज्यादा chaos के अंदर रहोगे, और जितने ज्यादा आप थोड़ा दूर जाते जाओगे आप उतनी ज्यादा आई थिंक पीस आपको मिलती जाएगी। बट ये भी एक लाइफ का फेज होता है, कभी कभी हमें शोर पसंद आता है और कभी कभी हमें अकेलापन पसंद आता है। तो हमें तो अकेलापन ही ज्यादा पसंद आता है, कभी कभी हम वो शोर वाली लाइफ मिस करते हैं, बट वो 100 में से 1% होता है, 99% तो मुझे यही पसंद है। लाइफ क्या है, लाइफ नाउन है, नाउन के बारे में बताया, कैसी जिंदगी भाई, अकेलेपन, एकांत की जिंदगी। अकेलापन तो थोड़ा नेगेटिविटी को बताता है, तो इसलिए मैं एकांत शब्द बोलूंगी, है ना। तो पार्ट्स ऑफ कैसा बता रहे, कैसी जिंदगी, मतलब एकदम शांति वाली जिंदगी, एकाकी वाली जिंदगी। तो भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है, एडजेक्टिव। सोलिटरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया है, एडजेक्टिव। डन है। आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए, यानी कि लाइफ के लिए। चूज, चोज, चूजन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी, ये हमने पहचान लिया, ये हमने कर लिया। चलिए अब हम करेंगे अपने आर्टिकल को। ओके, सो भाई गुड एंड इविल की बात आ रही है यहाँ पे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लेट्स सी क्या अच्छा क्या बुरा है। वन ऑफ माई नेबर्स लिव्स इन such a way that he never hurts anyone even a little, never says an unnecessary word to anyone, and spend his time going on pilgrimages and quietly living his life. Okay, one of my neighbors, ठीक है।
अब मैंने हमेशा बताया है आपको, जब भी ये वन ऑफ का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, जब भी हम ये वन ऑफ का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और इसके बाद में जब हम नाउन लगा रहे हैं, वो नाउन कैसा है आपका, काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, क्योंकि कई सारों में से, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन लंदन, तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त मेरा लंदन में रहता है ना, लिव्स इन लंदन, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पे कई सारे फ्रेंड हो गए ना, तभी तो आप उसमें से एक चूज कर पा रहे हो, सो वन ऑफ, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे नेबर्स आया हुआ है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट है वन, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वन के अकॉर्डिंग आएगी, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये मत सोचना कि मैम ये तो प्लूरल नाउन है तो ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, नहीं भाई, ये ऑफ बन के इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और वन कैसा है, सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब आई है। सो वन ऑफ माई नेबर्स मीन्स कई सारे नेबर्स हैं, ऑब्वियसली आप एक घर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये आपका घर है और एक और बगल में घर है, बाकी सारा पूरा जंगल में रह रहे हो, कि एक ही पड़ोसी है, तो ऑब्वियसली कई सारे पड़ोसी होंगे ना, तो कई सारे पड़ोसियों में से जो मेरा एक पड़ोसी है उसकी बात हो रही है। सो वन ऑफ माई नेबर्स, तो कई सारे पड़ोसियों में से जो एक पड़ोसी है वो रहता है, लिव्स, लिव्स क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म यूज की है, और ये एक आपका जनरल चीज बता रही है ना, जनरल चीज बता रही है, तो इसलिए हमने कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो वन ऑफ माई नेबर्स लिव इन सच अ वे, इन सच अ वे मतलब इस तरीके से कि भाई वो कभी भी नेवर हर्ट्स एनीवन, ये भी उसका एक वो हैबिट बता सकते हो आप, है ना, हर्ट्स आ गया यहाँ पे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो जब हम जनरल बातें बता रहे होते हैं, यूनिवर्सल बातें, रेगुलर बातें, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो हमने प्रेजेंट यूज किया है। ही नेवर हर्ट्स एनीवन, वो किसी को भी हर्ट नहीं करता, इवन अ लिटिल मतलब थोड़ा सा भी वो किसी को हर्ट नहीं करते हैं। नेवर सेज एन अननेसेसरी वर्ड टू एनीवन, किसी को वो मतलब फालतू भी नहीं बोलते हैं। नेवर सेज, ये सेज किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, सब्जेक्ट कौन है, कॉमन है, ही नेवर सेज, वो कभी नहीं कहते एक भी अननेसेसरी शब्द, ठीक है, अननेसेसरी, अननेसेसरी आपका एडजेक्टिव हो गया, एन किसके लिए आया है, वर्ड के लिए आया है, बट साउंड किसका लिया है, अन का, ठीक है, टू एनीवन मतलब किसी को भी। एंड स्पेंड्स हिज टाइम, और ये स्पेंड अगेन आपकी वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही हमारा कॉमन सब्जेक्ट है। ही नेवर हर्ट्स एनीवन, ही नेवर सेज एन अननेसेसरी वर्ड, एंड ही स्पेंड्स हिज टाइम, और वो अपने टाइम को कैसे खर्च करते हैं, कैसे यूज करते हैं, गोइंग ऑन, कहाँ जाते हुए, तीर्थ यात्राओं पर जाते हुए, और क्वाइटली अपने जीवन को वो जीते हैं, शांति से अपने जीवन को वो जीते हैं, क्वाइटली मतलब शांति से। एक होता है क्वाइट और एक होता है, जैसे क्वाइट हो गया और एक होता है क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट, ये क्वाइट बोलते हैं इसको, और ये क्वाइट होता है, तो क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं ना, तो ये ईटी वाला जो होता है वो शांत वाला होता है, और ये क्वाइट वाला जो होता है ये काफी हद तक, लाइक शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, मतलब शी इज, ये वाला आएगा, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट में ये आएगा, ये स्पेलिंग्स भी ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में कुछ भी आपको मिस्टेक के रूप में मिल सकती है। दैट्स what is there to say about that, are we all trying to be like him anyway, that's probably what most people would think। तो फिर इसमें what is there to say about that, मतलब इसमें बात करने वाली क्या बात है, मतलब जो अभी ऊपर हमने एक पैसेज पढ़ा है उसमें कह रहे हैं कि what is there to say about that, मतलब इसमें इसमें बात करने वाली क्या चीज है। aren't we all trying to be like him anyway, क्या हम सभी लोग ऐसा ही जीवन नहीं जीने की कोशिश कर रहे हैं। That's probably means शायद most people would think, मतलब शायद मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचेंगे, बट क्या ऐसा सच है, क्या हम लोग सच में ऐसा जीवन जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। बट इज इट रियली इनफ, अब ये ना आप अभी हम देखेंगे, अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ये वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। बट इज दैट रियली इनफ, मतलब क्या इतना करना काफी है, इज दैट रियली इनफ, क्या इतना करना काफी है। शुडंट लाइफ बी लिव्ड बाय एक्टिवली डूइंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, अब यहाँ पे शुडंट लाइफ बी लिव्ड, क्या मतलब जो जिंदगी है वो एक्टिवली डूइंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ गुडनेस, मतलब एक्टिवली, अभी पैसिवली बात हो गई ना, ये किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, अपना काम से काम है, किसी को कुछ अननेसरी नहीं बोलते, तो ये पैसिव की बात हो रही है, मतलब ये गुडनेस तो ऑब्वियस है, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, तो ये पैसिवली वाला हो गया, बट अब यहाँ पे एक्टिवली हम बात कर रहे हैं।
क्या ये काफी है? इज दैट इनफ? क्या लाइफ को हमें एक्टिवली मतलब कुछ अच्छे काम करते हुए नहीं जीना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक आपसे पूछूं, ये सेंटेंस कैसा है? क्या कोई लोग आपस में बातें कर रहे हैं या कुछ है? ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव आपका पैसेज है। मीन्स आप अपने आप से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप खुद से सोच रहे हैं। और हमने वर्ड पढ़ा हुआ था रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट के कई सारे मीनिंग हमने पढ़े थे, तो उसमें से एक रिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या था? थिंक था। तो ये आपका कैसा है? ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव आपका पैसेज है। मीन्स हम स्वयं से वो चीज सोच रहे हैं। तो अगर आपसे इस पैसेज का टोन अभी तक पूछा जाए, तो ये एक कॉन्टेम्पलेटिव है, मतलब थिंकिंग का है। यहाँ पे वो जो राइटर हैं वो सोच रहे हैं कि मतलब उन्होंने एक छोटी सी एक बात बताई कि एक नेबर हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं, बट क्या इतना काफी है? हम्म क्या हम सब लोग यही एक्चुअली में करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसा जीवन जिए? क्या लाइफ में हमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अच्छे काम करने के लिए? तो ये राइटर अपने आप से चल रहा है, ये उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये। ओके, अब आगे हो रहा है डिस्कशन। वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक अ फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी हाउ आई वुड डिफाइन गुड एंड इवल। जब मैं ये डिस्कस कर रहा था यही टॉपिक अपने दोस्त से, अब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, वही राइटर ने सोचा पहले ये सब बातें, अब वो वही बातें डिस्कस कर रहे हैं अपने दोस्त से। अ फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या हो गया? मेरा दोस्त। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसे डिफाइन करूंगा गुड और इविल को, मतलब मेरी गुड एंड इविल की डेफिनेशन क्या है। हम हर किसी की हर एक चीज की अलग अलग डेफिनेशन है। आपके लिए जो चीज अच्छी है वही चीज मेरे लिए बेकार हो सकती है। सो मुझे हमेशा वही है ना कि मूवीज भी हमें बहुत कुछ दूसरे का नजरिया दिखाती हैं। तो वही उसमें मुझे आता है कि इट्स ऑलवेज अबाउट पर्सपेक्टिव। इट्स ऑलवेज अबाउट पर्सपेक्टिव। वो चीज आपके लिए क्रूअल हो सकती है, बट सेकंड पर्सन के लिए वही चीज उनका सर्वाइवल हो सकती है। राइट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड एंड इविल? तो उस ये पूछा है। आई टोल्ड हिम आई हैड एट लीस्ट अ ग्रेन ऑफ नॉलेज ऑन द मैटर एंड वुड एक्सप्लेन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अब हम देखते हैं। आई टोल्ड हिम, ये मैंने आपको टेल, पहली बात तो देख लेते हैं। टेल से ही इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, और से का ही सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है सैड। ये चीज हमने जानी है। और फिर मैंने ये एक शॉर्ट क्लिप भी मैं आपको बताया था कि जो टोल्ड और सैड के बारे में डिफरेंस क्या है। टोल्ड का मेन बात होती है लिसनर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो लिसनर आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा ना, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्वियसली। तो टोल्ड के ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि लिसनर इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिसनर इंपॉर्टेंट है ऐसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। लिसनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और सैड में हमारा लिसनर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, किसको? मेरे फ्रेंड को। आई हैड एटलीस्ट अ ग्रेन ऑफ नॉलेज। एटलीस्ट अ ग्रेन ऑफ नॉलेज, इसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रेन ऑफ नॉलेज का मतलब थोड़ी सी नॉलेज है मेरे पास में, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास में है, और मैं वही आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा ये नॉलेज शब्द देख लेते हैं। नॉलेज एक ऐसा शब्द है, क्या है ये? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए आप इसके आगे मैनी नॉलेज नहीं लगा सकते हैं, फ्यू नॉलेज नहीं लगा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं इसी सेंटेंस को आ ग्रेन ऑफ नॉलेज में अगर हम बोलें, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई हैव एटलीस्ट अ लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, ना कि अ फ्यू नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। तो ये लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, तो इसलिए हम अ लिटिल नॉलेज। आई थिंक यू डोंट हैव, मतलब यू डोंट हैव अ लिटिल नॉलेज, मतलब तुमको ज्यादा ज्ञान नहीं है ना। शी हैड अ लिटिल नॉलेज, उसको कुछ तो पता है, मतलब आता है उसको कुछ। तो नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो बट उसके साथ हम अब अनकाउंटेबल वाले एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये यूज कर सकते हैं। मच यूज कर सकते हैं, या यू हैव मच नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। मच, ना कि मैनी नॉलेज। तो ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं अ फ्रेंड ऑफ माइन। अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब यही हो गया कि कई सारे दोस्तों में से एक दोस्त मेरा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन मीन्स, अब हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे हो सकता है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ऐसे बोल दूं, वन ऑफ माई फ्रेंड। करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे कई सारे दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है ना, तो फ्रेंड्स वर्ड आएगा यहाँ पे।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा, माई फ्रेंड हम सीधा बोले और वन ऑफ माई फ्रेंड्स या फ्रेंड ऑफ माइन बोले तो इसमें क्या हुआ, माई फ्रेंड जो है ये एकदम स्पेसिफिक कर रहा है, अपने दोस्त को स्पेसिफिक कर रहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड या आ फ्रेंड ऑफ माइन, इसका मतलब है कि हम एक ग्रुप में से हम एक दोस्त की बात कर रहे हैं, हम उसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, बस यही इसमें डिफरेंस है। डन है, ये समझ में आ गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसका जिस्ट ले लें, हमने क्या पढ़ा इसमें। बस ये है कि पहले पैसेज में सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है कि मतलब एक नेबर है, वो किसी को हर्ट नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो इसमें इतनी बात करने वाली क्या बात है, हम सब भी तो यही काम कर रहे हैं ना, कि ऐसा ही होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये इतना काफ़ी है, क्या हमें अपने लाइफ को मतलब एक्टिवली गुडनेस के काम में इन्वॉल्व होते हुए नहीं बितानी चाहिए। फिर मैंने जब अपने दोस्त से ये बात की तो उसने मुझसे पूछा कि तुम इसको कैसे डिफाइन करोगे। फिर मैंने कहा मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट थोड़ी नॉलेज है, मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। चलिए अब हम आगे रीड करते हैं इसको। As an example of goodness, I first told him a story about how a tiny act of kindness once saved a man's life. As an example of goodness मतलब एक goodness का example देते हुए मैंने अपने friend को told him, अगेन समझ में आ गया, एक स्टोरी, a स्टोरी। ये भी पता है छोटी छोटी चीजों में से बड़े बड़े एरर निकलते हैं, जो आप ग्रामर में एरर डिडक्शन की हम क्लास लेते हैं भाई, वो यही है। आ स्टोरी यहाँ पे कंपलसरी है, अगर सिंपली स्टोरी नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि स्टोरी, आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, मैंने उसे कहानी सुनाई। वो कहानी कैसी है? कॉमन कहानी, कॉमन बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई डेफिनेट नहीं है। स्टोरी कैसा शब्द है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल्स लेते हैं, तो स्टोरी के आगे ए लगाएंगे। बट स्टोरीज होता, मैंने कई सारी कहानियां उसको सुनाई, है ना। अगर कई सारी कहानियां होती तो फिर थोड़ी ना आर्टिकल लगा सकते थे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आप ऐसा मत समझो कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, हर एक चीज को स्क्रूटनी करते हुए चलो कि ये पेपर में आएगा, ये मैंने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे ये क्यों लिखा है। फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को देखेंगे किस लेवल पे आपकी इंग्लिश जा रही है। आई फर्स्ट टोल्ड हिम, मैंने मतलब पहले उसे बताई एक छोटी सी कहानी। टाइनी है, टाइनी मतलब बहुत छोटी सी। चलिए आप मुझे इसके कम से कम 3 सिनोनिम दे दीजिए टाइनी के, ठीक है। एक्ट, एक्ट क्या है, ये नाउन है, नाउन, और लेकिन टाइनी मतलब छोटा सा, तो एक्ट कैसा, छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा काम। आर्टिकल किसके लिए है? एक्ट के लिए, बट साउंड किसका लेगा इसने? टाइनी का। सो अबाउट हाउ अ टाइनी एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कैसे एक छोटा सा एक्ट उसने एक व्यक्ति की जीवन को बचाया। अ मैन्स लाइफ मतलब आदमी के जीवन को। इन अ लार्ज फिश freezer plant employing about 500 workers, one night an employee was doing the final inspection before the plant was locked. इन अ लार्ज फिश फ्रीजर मतलब एक बहुत बड़े से फिश फ्रीजर प्लांट, प्लांट का मतलब यहाँ पे वो पौधे से नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री है। प्लांट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फैक्ट्री से है कि एक बहुत बड़ी मतलब फिश फ्रीजर फैक्ट्री थी, जिसमें अराउंड आपके 500 एम्प्लॉयज वर्क करते थे, ठीक है। वन नाइट, एक रात, एक एम्प्लॉय मतलब वो जो फाइनल इंस्पेक्शन कर रहा था प्लांट के लॉक्ड होने से पहले, मतलब फैक्ट्री के बंद होने से पहले, एम्प्लॉय की स्पेलिंग याद रखनी है, ठीक है। सडनली, अचानक से, द मैसिव डोर ऑफ द फ्रीजिंग यूनिट शट बिहाइंड हिम। ओके, मतलब सडनली अचानक से जो बड़ा सा डोर था ना वो फ्रीजिंग यूनिट का, वो बंद हो गया। सेंसिंग डेंजर, डेंजर मतलब वो अब डेंजर उसको समझ में आ गया कि वो खतरे में है। ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू बैंग ऑन द डोर एंड शट एंड शाउटेड फॉर हेल्प। तो ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ मींस पावर, तो उसने अपनी सारी पावर को यूज किया। उस दरवाजे को वो लगातार पीट रहा है, उसको झंझोर रहा है और हेल्प के लिए वो चिल्ला रहा है। At -30 degree, the terrifying truth struck him. He had only a few minutes to live. ओके, एट -30 डिग्री मतलब फ्रीजर, आप उसके अंदर में टेम्परेचर था वो क्या था, -30 डिग्री का टेम्परेचर था। अब वो जो एकदम झंझोर देने वाला है, टेरिफाइंग ट्रुथ भाई आ गया उसको सामने, कि अब उसको समझ में आ गया कि अब उसके पास में सिर्फ कुछ मिनट्स हैं जिंदा रहने के लिए। आ फ्यू मिनट्स, अब समझ में आ गया। यहाँ पे देखो आ फ्यू लगाया है हमने, मिनट्स कैसा है आपका, काउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पे आ फ्यू लगाया है। आ फ्यू का मतलब कुछ मिनट, 4 5 10 15 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ज्यादा से ज्यादा अगर इतनी ज्यादा उनके अंदर पावर होगी तो वो आधा घंटा 45 मिनट जिंदा रह सकते, बट कुछ ही समय है उनके पास में, ये उनको समझ में आ गया। he could almost feel he could almost feel his blood
बिगिनिंग टू फ्रीज, मतलब वो ही कुड ऑलमोस्ट फील, मतलब वो ऐसा फील कर पा रहे थे कि जो उनका ब्लड है वो फ्रीज होने लगा है, वो जमने लगा है। जस्ट देन, तभी, टू हिज एस्टोनिशमेंट, मतलब सोचा ही नहीं बंदे ने, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ना, एक हैवी डोर ओपन, अचानक से डोर खुला। द प्लांट सिक्योरिटी गार्ड रश्ड इन, लिफ्ट हिम आउट एंड सेव्ड हिज लाइफ। प्लांट मतलब फैक्ट्री के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो जल्दी से वहां आए, उनको बाहर निकाला और उनके जीवन को बचा दिया, ऑब्वियसली। ठीक है। द नेक्स्ट डे व्हेन एवरीवन heard what had happened, the management organized a function to honor the security guard. तो अगले दिन जब सबको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया कि सिक्योरिटी गार्ड को सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीवन हर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है व्हाट हैड हैपन, मतलब क्या हुआ। अब आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज देखोगे यहाँ पे, व्हाट हैड हैपेंड, ये हैड लगा हुआ है और उसके बाद में V3 लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ठीक है। और फिर यहाँ पे सिर्फ हर्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये स्ट्रक्चर कैसे फॉलो हुआ। व्हेन एवरीवन हर्ड व्हाट हैड हैपन, अब हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट ही क्यों लगाया, पहले कोई काम हुआ, पहले कुछ हुआ, उसके बाद ही तो सबने सुना ना। तो ये वाला फर्स्ट एक्शन हो गया। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट का भी पास्ट। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उससे पहले जो एक्टिविटी हुई होगी, और दोनों के बीच में टाइम गैप है, तो जो काम सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो काम उसके बाद हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो पहले कुछ हुआ ना, तो व्हाट हैड हैपन, जो पहले हुआ, जब सबने सुना, तो सुना तो बाद में, तो जो होने वाली घटना थी वो हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में लिख दी, और जो सुनने वाला इवेंट था वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया। अरे ये उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जाने का जो इवेंट है वो पहले हो गया, आप बाद में पहुंचे, तो जो गाड़ी जाने वाला जो आप क्लॉज बनाएंगे वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं पहुंचा, है ना, व्हेन आई रीच्ड देयर। तो भाई बस सिंपल है, रटना क्यों है, सेम ऐसे यहाँ पे हुआ है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक फंक्शन सिक्योरिटी गार्ड को ऑनर करने के लिए। डन है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आगे देखें। The plant had the plant had asked him how he had managed to notice the situation, मतलब जो फैक्ट्री के हेड हैं, जो चीफ हैं, उन्होंने पूछा कि भाई हाउ ही हैड मैनेज्ड, मतलब वो, आप समझ रहे हो, सेम स्ट्रक्चर यहाँ आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ आ रहा है कि उन्होंने उससे पूछा कि भाई उसने उस सिचुएशन को नोटिस कैसे किया। तो हाउ ही हैड मैनेज, तो पहले उन्होंने मैनेज किया ना, बाद में वो पूछ रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ आ रहा है। गार्ड ने कैसे रिप्लाई किया, अबाउट 500 पीपल कम एंड गो थ्रू दिस प्लांट एवरी डे, बट ओनली वन पर्सन ग्रीट्स हिम with a hello in the morning and a goodbye at night. Yesterday night I didn't hear the goodbye, that raised my suspicion, and that is why I opened the freezer door. समझ ली? अब समझेंगे। तो गार्ड ने रिप्लाई किया, ये समझ तो आपको आ गया होगा। गार्ड ने रिप्लाई किया, गार्ड रिप्लाइड, सब कुछ पास्ट में चल रहा है तो ये भी पास्ट में ही है। रिप्लाई, रिप्लाई का जो ओरिजिनल होता है वो ये होता है वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आई ईडी कैसे बना सेकंड फॉर्म के लिए, तो जब भी आपका शब्द वाई पे खत्म हो उससे पहले कॉन्सोनेंट वाई को हटा दो आई में, अगर इसका फिफ्थ फॉर्म बनता तो रिप्लाइज हो जाता। पास्ट बना है तो रिप्लाइड हो गया। ठीक है, कि अबाउट, मतलब अबाउट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग हैं जो आते और जाते हैं इस फैक्ट्री में हर दिन, एवरी डे, लेकिन बट ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे ग्रीट करता है, मीन्स मुझे मतलब ग्रीट करना, मतलब जैसे किसी को आप गुड मॉर्निंग हेलो बोलते हैं ना, हेलो इन द मॉर्निंग एंड गुड बाय एट नाइट, रात में। अब देखो इसमें भी प्रपोजिशन है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए हमने इन लगाया है, नाइट के लिए हमने एट लगाया है। इन मॉर्निंग इवनिंग में आप ऐसे रखोगे, जब भी आप इन, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग हम ये नाइट थोड़ा सा इसी के अलग आ जाता है। इन जब हम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, इन किसके लिए लगाते हैं, ड्यूरेशन के लिए। और एट हम लगाते हैं हम
किसके लिए लगाते हैं एट, हम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। तो जैसे कि मिडनाइट है या आफ्टरनून है, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट। बट इसमें थोड़ा नाइट आपका एक्सेप्शन होता है, ऑब्वियसली नाइट बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वहां पे एट लगाया है। जैसे हम इन द इवनिंग बोलेंगे, इन द मॉर्निंग बोलेंगे, इन नून बोलते हैं, लेकिन आफ्टरनून के साथ में हम एट लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। यस्टरडे नाइट मीन्स कल की रात। आई डेंट हियर द गुड बाय, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है इवेंट, वो अब बता रहे हैं, तो वो गुड बाय मुझे सुनाई नहीं दिया। मतलब जब ऑब्वियसली ये पर्सन जब आते और जाते हैं तो वो उनको विश करते हैं, बट कल रात मुझे वो गुड बाय सुनाई नहीं दिया, डिडंट हियर। तो डिड के बाद में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जिस दैट रेज्ड माई सस्पिशन, जिसकी वजह से मुझे डाउट हुआ, ठीक है। एंड जिसकी दैट्स वाई, एंड दैट्स वाई मतलब इसीलिए मैंने फ्रीजर के डोर को ओपन किया कि शायद वो वहीं पे होंगे। I could see from my friend's face that the small story of a small kindness had made its point. I could see from my friend's face मतलब मैं अपने दोस्त के चेहरे से देख सकता था कि जो एक छोटी सी स्टोरी है स्मॉल काइंडनेस की, उसने मेरे पॉइंट को प्रूफ कर दिया। मेड माई पॉइंट मतलब मैंने अपने पॉइंट को उसको बता दिया, साबित कर दिया। आगे क्या है, थिंक ऑफ आर एंशियंट एंसेस्टर्स हु लिव्ड इन केव्स कॉन्स्टेंटली थ्रेटन्ड बाय नेचर्स फियर्स फोर्सेस वाइल्ड एनिमल्स एंड डार्कनेस। मतलब अब थिंक ऑफ आर, सोचते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो पहले केव्स में रहते थे। एंशियंट एंसेस्टर मतलब अब अगर मैं अपने एंसेस्टर, मेरे ग्रैंडफादर की बात करूं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, बट वो लोग तो केव्स में रहते थे, मतलब बहुत पुराने, तो वो केव्स में ही रहते थे ना, कॉन्स्टेंटली लगातार उनको डर रहता था भाई नेचर के जो फियर्स मीन्स जो पावरफुल फोर्सेस हैं, हर तरीके के फोर्सेस है ना नेचर का, भाई बाढ़ आ सकती है, तो तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, या फिर आपके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सब हैं आपके, है ना। इमेजिन वन पर्सन पॉइंटिंग आउट अ स्नेक क्रीपिंग अलोंग द केव वॉल एंड लाउडली वार्निंग अनदर ऑफ द डेंजर। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब आप सोचो कि एक व्यक्ति है जिसने पॉइंट आउट किया, मतलब उसने हाईलाइट किया, जोर से आवाज लगा दी उसने कि अगर एक स्नेक है वो क्रीपिंग कर रहा है, क्रीप करना मतलब रेंग रहा था केव की वॉल पे, मतलब केव की वॉल मतलब जो गुफा की वॉल है उसके ऊपर में, और उसने जोर से बाकी लोगों को डेंजर के लिए अवेयर कर दिया। ये एक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है ना। साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, आपका साइकोलॉजी का मतलब होता है हमारा ब्रेन, है ना, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं, जब हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं। तो अब हम, हमारा ब्रेन डेवलप कर रहा है, क्या डेवलप कर रहा है, वो एक ऐसी, अब देखो एक एक्सपेक्टेशन हो गई ना, दैट द सेम वुड बी रिटर्न्ड इफ रोल्स वर रिवर्स्ड। तो हमारे ब्रेन ने ये क्रिएट किया कि भाई देख, अगर मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो रिटर्न में मेरी भी मदद होगी, तो इसलिए मुझे मदद करनी चाहिए, मुझे इसको अवेयर करना चाहिए, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। अरे भाई, इससे एक चीज मेरे दिमाग में अभी हिट हुई है। आप लोगों ने अपने घर परिवार में सुना होगा कि अगर हम अगर इनकी शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे घर की शादी में कौन आएगा, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो गई है। सो दिस इज साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एट वर्क, मीन्स द एक्सपेक्टेशन दैट द सेम हेल्प वुड बी रिटर्न इफ रोल्स वर रिवर्स्ड। तो गुड एंड इवल कुछ नहीं है, ये पर्सपेक्टिव का खेल हो गया है कि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए करेंगे, बस उतना सा खेल है। As human society gradually formed, actions beneficial to fellow beings came to be called good, and actions harmful to society were labeled evil. Nature itself has no such categories in its business. मतलब एज ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली फॉर्म, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी फॉर्म होने लगी, ग्रो करने लगी, तो जो जो एक्शंस बेनिफिशियल मींस फायदे वाले हैं, फेलो मींस ह्यूमन बींग्स के लिए, वो भाई उनको हमने गुड की कैटेगरी में डाल दिया, और जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए उसको हमने ईवल की कैटेगरी में डाल दिया। नेचर ने अपने आप में ऐसी कोई कैटेगरी क्रिएट करके नहीं दी है, ये ह्यूमन का क्रिएशन है गुड एंड बैड को लेके। Imagine a solitary human being alone in some remote corner of the earth. For him, survival is the only motive. अब सोचो कि एक अकेला आदमी जिंदा है ना, कहीं अकेले कॉर्नर पे भैया, मतलब धरती के किसी वो अकेला ही है, उसके आसपास में कोई भी नहीं है। अब उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, उसके लिए जो मेन मोटिव है वो सिर्फ सर्वाइवल है, उसका जो मेन है वो सिर्फ सर्वाइवल है। वो जो भी काम करेंगे वो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। कॉन्सेप्ट्स लाइक गुड एंड इवल हैव नो मीनिंग। कॉन्सेप्ट्स गुड एंड इवल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, आप सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो।
Only when a second person enters the interaction means in a play, good and evil come into the play, मतलब वही है। तो अगर दूसरा बंदा आएगा तब वहां से आएगा, अच्छा ये काम अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि इससे इसको फायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट हमारा आएगा। अगर हम इसी चीज को दूसरे शब्दों में बोलें तो ह्यूमन नीडेड दीज आइडियाज इन ऑर्डर टू लिव कलेक्टिवली। तो ह्यूमन, भाई देखो एक कैटेगरी क्रिएट हो गई कि ये काम अच्छे वालों की कैटेगरी है और ये बुरे वालों की कैटेगरी है। तो जो ये वाले काम करेंगे ये सही है, जो नहीं करेंगे वो गलत है। तो ये सब हमने खुद से क्रिएट किया है, राइट? अच्छा भी है वैसे तो। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, द रूट्स ऑफ गुड एंड इवल लाई इन द सर्वाइवल इंस्टेंट। एब्सोल्युटली भाई, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ही है। गुड एंड इवल आर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मीन्स क्रिएट करना, तो ये ह्यूमन के द्वारा, ये मैन मेड है आपका। दे डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट रियलिटीज इन द यूनिवर्स, देयरफॉर इन नेचर दे हैव नो स्टैंड अलोन मीनिंग और एग्जिस्टेंस, देयर स्केल्स आर ऑलवेज शिफ्टिंग। तो नेचर में इनका कोई अपना आप में नहीं है, ये हम ह्यूमंस ने इनको क्रिएट किया है। स्टैंड अलोन मीनिंग और एग्जिस्टेंस इनका नहीं है कुछ भी, तो इनके स्केल्स भी अपने आप में शिफ्ट होते रहते हैं। अब जो चीज़ मेरे लिए बेकार है वही अगर बिजनेसमैन कर रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया, है ना? अ, चलो छोड़ो अभी। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो लोग जिसके ऊपर में ज्ञान देते हैं, ये वो, और फिर हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, है ना, लोग हमें बोलते हैं कि एनिमल से प्यार करो, और फिर वही वो एनिमल का प्योर लेदर का बैग और ये सब लेके घूम रहे हैं। तो इट्स हिपोक्रेसी, या इट इज। सो बस यहाँ पे यही बोला गया है कि ये सब हमारे दिमाग में है, हम ह्यूमंस पैदा करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं है, ह्यूमंस की क्रिएशन है ये। आप जो मतलब बेनिफिट कर रहा है, बेनिफिशियल है, वो अच्छा है, जो नहीं है वो नहीं है। वैसे ये चीज़ होना भी ज़रूरी है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, है ना? तो बस यही है। अब देखो हमने कितना सारा कुछ पढ़ा है, हमने इस आर्टिकल से हमने रीडिंग की है, हमने बहुत सारे ग्रामर को समझा है, वो कॉन्सेप्ट जो हमने ग्रामर की बुक में पढ़े हैं ऑटोमेटिकली, बट अब वो हम रिपीट नहीं कर रहे, तो हम एग्जाम्स में गलती कर देते हैं। एयर डिडक्शन में यही पूछा जाता है। तो अब आप क्या करो, इसी चीज़ को आप कई बार रिपीट करो, लर्न करो, और आपको ये हो जाएगा। लर्न क्या करना है, इसको बस 2-3 बार रिपीट कर लेना है, और वोकैबलरी को बार बार थोड़ा रिपीट करना है, रटना नहीं है। वोकैबलरी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है? चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय एवरीवन।